जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूपी जीके का परिवहन चैप्टर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बाकी क्वेश्चन करा चुका था, तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक पे, जो है परिवहन। ठीक है, परिवहन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर से, वो आपको देखने को मिलेंगे। यूपी SSS, यूपी ASI, इन सब के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर चैनल बने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस ज़िले में खोला गया? प्रयागराज, अमेठी, गोरखपुर, अयोध्या। तो यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क जो है प्रयागराज ज़िले में खोला गया। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में धोबी घाट चौराहे के निकट राज्य का पहला यातायात पार्क खोला गया। इसका निर्माण प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से किया गया है। इस पार्क में सभी उम्र के लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना सिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है? बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, मिर्ज़ापुर। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ापुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है। कहाँ? मिर्ज़ापुर में। हिंडन हवाई अड्डा अवस्थित है नोएडा, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, गाज़ीपुर। जो हिंडन हवाई अड्डा है ये आपका कहाँ है? गाज़ियाबाद शहर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी वाला राइट। ठीक है, और जेवर हवाई अड्डा जो है नोएडा शहर में अवस्थित है। निम्नलिखित में मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो ये आप लोगों को बताया गया था पिछली वीडियो में भी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। यह भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण केंद्र और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शल यार्ड है। तो क्या हो जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। खेरिया विमानपत्तनम हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। तो खेरिया जो है आपका विमानपत्तनम कहाँ है? आपका आगरा में। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। उत्तर प्रदेश में वन शुल्क माल भाड़ा गांव का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आगरा, कानपुर, लखनऊ, बनारस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी हो जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित गंगा जलमार्ग बनारस से हल्दिया का प्रमुख केंद्र वाराणसी है। वाराणसी में ही उत्तर प्रदेश का फ्रेट विलेज बनाने का प्रस्ताव है। फ्रेट विलेज वह विशेष क्षेत्र है जहां परिवहन, माल वितरण एवं लॉजिस्टिक सुविधाएं बड़े पैमाने पर उपलब्ध रहती हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन यानी 1355 मीटर का है। वर्तमान में 2023 में हुबली जंक्शन श्री सिद्धार्थ रूढ़ा स्वामी जी कर्नाटक 1507 मीटर के साथ विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। यानी जब ये क्वेश्चन आया था उस समय जो है आपका गोरखपुर हो गया था, लेकिन अब अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा वर्तमान में हुबली हो जाएगा। ठीक है, हुबली जंक्शन। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 से नहीं जुड़ा? आगरा, इटावा, वाराणसी या कानपुर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 यानी पूर्व नाम NH2 उत्तर प्रदेश में गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। या उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोज़ाबाद, इटावा, सिकंदरा, कानपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, हंडिया, वाराणसी, चंदौली आदि से होकर बिहार जाता है। उत्तर प्रदेश में NH19 की
कुल लंबाई 655.2 किलोमीटर है। अतः विकल्प में दिए गए चारों स्थान में से NH19 से होकर जाती हैं, इसलिए कोई भी विकल्प सही नहीं है। यानी यहाँ पे जो विकल्प सारे हैं, क्योंकि जो नहीं पूछा गया है इसलिए यहाँ पे अगर पूछा जाता तो सभी ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि इटावा, आगरा, वाराणसी इन सभी से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जेवर एयरपोर्ट डैश जिले में बनाया जा रहा है? आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा। तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ा? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या इलाहाबाद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ, क्योंकि आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी ये सब जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से जुड़े हुए हैं। देखिए, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 2 वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से नहीं जुड़ा है, जबकि आगरा, इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज और वाराणसी से जिले जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। चकेरी आपका कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। खेरिया आपका आगरा में है। चकेरी हवाई पट्टी कहाँ पर अवस्थित है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय की जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राज्य में घरेलू हवाई अड्डों की संख्या 6 है, जो प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, बरेली, कानपुर और गाजियाबाद में स्थित है। कुशीनगर विमानपत्तन को कब अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन उद्घोषित किया गया है? तो ये जो घोषित किया गया है आपका 24 जून 2020 को। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को 24 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई अड्डा घोषित किया। वर्तमान में जनवरी 2024 तक जो है, मतलब जब ये क्वेश्चन आया था उस हिसाब से जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश में 19 हवाई अड्डे में से 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं, जैसे लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या व आगरा। आगरा का एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका गोरखपुर में है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्यों से होती हुई पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे में 3 मंडल हैं, जिनके मुख्यालय वाराणसी, लखनऊ और इज्जतनगर हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी गई। वह कितने किलोमीटर लंबा है? तो यह आपका जो है 594 मीटर जो है किलोमीटर लंबा है, ऑप्शन नंबर बी। रामगंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य की एक महत्वाकांक्षी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। इसे मेरठ में से प्रयागराज के बीच 6 लेन बनाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों यानी 518 गांव से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2024 तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ जो है ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, लखनऊ ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता। ग्रैंड ट्रंक रोड उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग जाना जाता है। इस सड़क को सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का
उद्घाटन किया? इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो यह आपका हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अयोध्या में निर्मित हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। इससे पूर्व इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। अब जो क्या हो गया, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी। गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया। यह भारत का जो है प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। तो इसमें से कौन सा आपका राइट हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, केवल लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी, ठीक है। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका राइट नहीं होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुकी है, किंतु अयोध्या तथा जेवर नोएडा में निर्माणाधीन है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो नोएडा एवं गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी वाला। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन को अधिक गति प्रदान करते हुए वर्ष 2009 और 10 के बजट में 1024 किलोमीटर यानी 594 किलोमीटर स्वीकृत है लंबी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शुभारंभ किया। यह मार्ग नोएडा से गाजीपुर यानी वर्तमान बलिया तक भी जाएगा। जनरथ नाम दिया गया है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा, ठीक है। एसी बस सेवा को यह जो है जनरथ नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे है तो यह है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा द्रुतगामी सड़क मार्ग है जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। यह 6 लेन का सड़क मार्ग है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है तो यह गौतम बुद्ध नगर जनपद में। तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गौतम बुद्ध नगर जनपद में किया जा रहा है, ठीक है। यह जो है गौतम बुद्ध नगर जनपद के जेवर तहसील में किया जा रहा है। इसकी निर्माण लागत जो है 3,500 करोड़ है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 है, ऑप्शन नंबर ए। यानी उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 नेशनल हाईवे है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। अब यहाँ पे सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हवाई अड्डा और नगर। देखिए, बमरौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? आपका है इलाहाबाद में, ठीक है। और आपका चकेरी कहाँ है? कानपुर में है। हिंडन कहाँ है? हिंडन आपका गाजियाबाद में है। फुर्सतगंज रायबरेली में है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो चारों ऑप्शन में से बताना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा
उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़ या मऊ? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बस्ती। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग बस्ती नगर से नहीं गुजरेगा। लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगा। यह मार्ग जो है बस्ती को नहीं गुजरेगा, मतलब नहीं जोड़ेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो यह आपकी जो है लगभग 300 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की हाईवे की जो लंबाई है 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाती है। फिर यहाँ पे सूची 2 को नगर से और हवाई अड्डे को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, पहला देखेंगे हम लोग, लखनऊ जो है अमौसी हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ अमौसी हो जाएगा। और आपका वाराणसी कौन सा हो जाएगा? वाराणसी आपका हो जाएगा बाबतपुर, ठीक है, कानपुर, चकेरी, आगरा, खेरिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जीटी रोड नहीं गुजरती है प्रयागराज से, आगरा से, अलीगढ़ से, मुगलसराय से। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है आपके अलीगढ़ से नहीं गुजरेगी, बाकी प्रयागराज, आगरा, मुगलसराय से गुजरती है। जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 NH19 पुराना नाम NH2 है कहा जाता है, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। यह आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाता है। कहाँ से? आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, फिर वाराणसी, मुगलसराय और फिर कोलकाता तक। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? तो यह जो मिलते हैं झांसी में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसका मिलन स्थल झांसी में है। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो आगरा और ग्रेटर नोएडा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ताज एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हुआ है। तो ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा, ग्रेटर नोएडा को। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलाना प्रस्तावित है? तो यह जो है ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चलाई गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो सेवाएं संचालित हैं। आगरा में मेट्रो सेवा के संचालन के साथ उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक जिलों में मेट्रो सुविधा वाला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? तो यह किया गया था 9 अगस्त 2012 को। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया था तथा आम जनता के लिए खोल दिया गया। यह इस एक्सप्रेसवे को
120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी लागत 12,839 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा जिलों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे परिवहन चैप्टर ख़त्म हो गया है, जिसने भी क्वेश्चन नहीं बने करा दिया। अब यहाँ पे कुछ इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतिहास देखेंगे, जो यूपी का इतिहास होगा वहाँ से क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 1857 के विद्रोह हैं और विद्रोह प्रारंभ की तिथि है। देखिए जो बैरकपुर है, यहाँ जो हुआ था कब, जो नहीं सुमेलित है उसको हम लोग देखेंगे। बैरकपुर 29 मार्च 1857। ठीक है, मेरठ 10 मई 1857, झांसी 10 मार्च 1857, लखनऊ आपका 4 जून 1857। तो झांसी जो है यह आपका गलत होगा, क्योंकि झांसी जो है आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 10 मार्च 1857 नहीं होगा, 8 जून हो जाएगा। ठीक है, 8 जून 1857। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला गलत हो जाएगा, बाकी सही है। देखिए 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था, तो खान बहादुर खान थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बरेली का नेतृत्व खान बहादुर ने किया। इनके द्वारा 31 मई 1857 को बरेली में आज़ादी की घोषणा की गई। बरेली पर पुनर्धिकार करने के पश्चात अंग्रेज़ों ने इन्हें 24 फरवरी 1860 को मौत की सजा दी। 1857 के विद्रोह के अन्य नेता हैं नाना साहब कानपुर में, हजरत महल लखनऊ में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद में, कुंवर सिंह बिहार में। इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर कुंवर सिंह, कानपुर नाना साहब और तात्या टोपे। भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया, तो हड़प की नीति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा बनाया गया। इस नीति के अनुसार किसी भी भारतीय राज्य का रियासत का दर्जा उस समय समाप्त मान लिया जाता था जब उसका कोई वयस्क अधिकारी उत्तराधिकारी नहीं होता। अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई, तो सितंबर 1803, अक्टूबर 1803 या सितंबर 1802 या अक्टूबर 1802। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा सितंबर 1803। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के दौरान अलीगढ़ किले में सितंबर 1803 में अलीगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 वारेन हेस्टिंग के समय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 लॉर्ड वेलेस्ली के समय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। 1583 ईस्वी में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद डैश किया, तो अकबर ने किया था। किसने किया था, 1583 में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए। 1583 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद कर दिया। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर पुनः जो है प्रयागराज कर दिया। मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू तथा CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी। देखिए ये की थी विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी कहा जाता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष CR दास तथा सचिव मोतीलाल नेहरू बने। इसका प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस के विधानसभाओं में पहुंचकर उनका नाश करना था, क्योंकि वर्ष 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की अनुमति परिवर्तन विरोधियों को नहीं दी थी। ठीक है, सितंबर 1923 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद स्वराजियों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई।
गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? सही विकल्प को देखना है। तो यह हुई थी कहाँ पे? बनारस में हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है गांधी जी का आगमन हुआ और उन्होंने गुजरात के साबरमती में आश्रम स्थापित किया। भारत आने के बाद वे किसी आंदोलन में भाग न लेकर भारत भ्रमण पर निकल पड़ते हैं। इसी के दौरान मदन मोहन मालवीय के बुलावे पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के स्थापना समारोह में शामिल होने के लिए बनारस जाते हैं, जहां 6 फरवरी 1916 को गांधी प्रसिद्ध भाषण देते हैं, जिसमें बनारस की गंदगी की निंदा करते हैं तथा उपस्थित राजा महाराजाओं की आलोचना भी करते हैं। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुई? तो यह हुई थी आपकी कहाँ पे? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में हो जाएगा। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को वापस ले लिया। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या सांची में? तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। ऑप्शन नंबर ए। ऋषिपदनम अथवा सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित डैश में अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। तो यह हुआ शंखसिया। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित शंखसिया यानी इसको फर्रुखाबाद में अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। वैदिक काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषियों संतों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे? तो कौन जो है संबंधित नहीं थे? तो याज्ञवल्क्य। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गुजरात से थे। भारद्वाज प्रयागराज, अत्रि चित्रकूट और पार्श्वनाथ वाराणसी इन सब से संबंधित थे। कौन से? पार्श्वनाथ वाराणसी से, अत्रि चित्रकूट से, भारद्वाज प्रयागराज से, याज्ञवल्क्य गुजरात से। ठीक है। 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? तो यह जो स्थान था वो था आपका मेरठ। ऑप्शन नंबर बी। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857 यानी रविवार के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से विद्रोह का प्रारंभ हुआ। इस टुकड़ी के विद्रोही सैनिक ने अपने अधिकारियों की हत्या कर दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इसके पूर्व जो है 29 मार्च 1857 ईस्वी को ही बैरकपुर यानी बंगाल की 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में विद्रोह कर दिया। उसने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? लखनऊ, गोलकुंडा, आगरा या फतेहपुर सीकरी? तो हो जाएगा आपका पंचमहल जो है कहाँ? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पंचमहल इनमें से किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसकी स्थापना मुगल बादशाह अकबर द्वारा की गई थी। यह फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड आकार में बने पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। इसकी पहली मंजिल के खंभों पर शेष मंजिलों का संपूर्ण भार है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? बनारस में। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के भेलूपुर में हुआ था। तीर्थंकर पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए तथा 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंत में अपना निर्वाण काल समीप
जानकर श्री समेत शिखर जी, जो झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित हैं, चले गए, जहां श्रावण शुक्ल सप्तमी को उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म जो हुआ था बनारस में, ठीक है, और पार्श्वनाथ में पहाड़ी पर स्थित वो लास्ट में चले गए। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो ये थे आपके रामानंद के, ऑप्शन नंबर डी। संत कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। रामानंद 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत के गंगा नदी क्षेत्र में वैष्णव संत थे। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी शाखा के महान कवि हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? तो अकबर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए मरियम उज जमानी का मकबरा यानी जोधा भाई का मकबरा इलाहाबाद में है, ठीक है। मरियम उज जमानी का मकबरा जोधा भाई का मकबरा है, जो मुगल सम्राट अकबर की हिंदू पत्नी है, जो आगरा मथुरा सड़क के बाईं ओर, यानी आगरा जो मथुरा है वहाँ पे जो सड़क है उसके बाईं ओर सिकंदरा में अकबर के मकबरे के पश्चिम में स्थित है। मकबरा जहांगीर ने अपनी माँ मरियम उज जमानी की याद में बनवाया था। तो किसने बनवाया था? जहांगीर ने। और अकबर के मकबरे के पास उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार स्थित था। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया? तो पहले उपदेश में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है। पहले धर्मोपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। उन्होंने अपने पहले 5 तपस्वी शिष्य को हिरण पार्क यानी सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में उपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? तो पहले उपदेश में। दीन आम निर्मित संगमरमर से लाई गई है, क्या लाई गई? धौलपुर, करौली, मकबराना, राजसमाध। तो चारों ऑप्शन में से बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मकराना, ऑप्शन नंबर सी। आगरा के किले में दीवाने आम का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। यह संगमरमर से निर्मित शाहजहां के काल की प्रथम इमारत थी। इसके लिए संगमरमर मकराना से मंगाए गए थे। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में भी दीवाने आम का निर्माण कराया था। भारत के स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया? तो यह किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यानी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया। उन्होंने वर्ष 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की तथा अपने अध्यक्षीय भाषण में यह नारा दिया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादिर को अवध का नवाब बनाया। मार्च 1858 में कालीन कैंपबेल ने लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया था। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का यानी देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो 22वां क्वेश्चन जो है यह हुआ था आपके सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए देवबंद आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1866 में सहारनपुर यानी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम में हुआ था। इस आंदोलन को मोहम्मद कासिम नवोतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का नैतिक व धार्मिक उत्थान करना था। भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA में बनाया गया था। तो यह बनाया गया था 1924 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यानी देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से वर्ष 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और तथा
चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक सदस्य थे। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो कहाँ की गई थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से वे कौन से सुल्तान हैं जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ जहां अब आगरा अवस्थित है? तो वह सिकंदर लोदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आगरा शहर की स्थापना लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। मध्यकाल में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व था। उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ पर का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद किया गया। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की थी। सिकंदर लोदी ने गुरुमुखी यानी गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की। महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया? तो यह चौरी चौरा घटना है। ऑप्शन नंबर बी। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर लोगों के द्वारा क्रांतिकारी भीड़ थाने में आग लगा दिए जाने के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस यानी महापरिनिर्वाण कहाँ पर ली? अंतिम सांस जो ली थी वह कुशीनगर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए, गौतम बुद्ध के संस्थापक गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय कुशीनगर में व्यतीत किया। पावा में अपने शिष्य चुंद के यहाँ सूकर मलवा भोज्य सामग्री खाने से अतिसार रोग हो जाने से वह पीड़ित हो गए। उसके बाद बुद्ध पावा से कुशीनगर आ गए और वहीं पर 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। किसको? सुबुद्ध को। तो भगवान बुद्ध के अंतिम सांस कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुई थी। काकोरी षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो यह अशफाक उल्लाह खान संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अशफाक उल्लाह खान का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से है। अगस्त 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 नंबर की डाउन मालगाड़ी को लूट लिया था, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है। इससे जुड़े 29 क्रांतिकारियों में से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी तथा गोंडा में फांसी दी गई। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई है? तो मथुरा हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, राजा कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति प्रतिमा मथुरा में पाई गई। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। ज्ञात है कि कुषाण वंश की स्थापना कुडभिसस यानी कडभिसस ने की थी। सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा? तो ह्यूरोज ने कहा था कि 1857 की लड़ाई में अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्या कहा था? कि रानी लक्ष्मीबाई आकर्षक, चतुर और सुंदर, ठीक है, आकर्षक, चतुर और सुंदर थी और वह सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता था। इनका विवाह 7 वर्ष की आयु में झांसी के मराठा शासक गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है, 7 वर्ष की अवस्था में विवाह, ठीक, झांसी के मराठा शासक गंगाधर राव से हुआ था। ज्ञातव्य है कि 18 जून 1858 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए ग्वालियर में इनका निधन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े थे? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय जुड़े थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत धर्म महामंडल से 1902 पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत करीब से जुड़े थे। ज्ञातव्य है कि भारत धर्म महामंडल 1887 में हरिद्वार में पंडित दीनदयाल शर्मा
द्वारा स्थापित एक प्रमुख हिंदू संगठन था, जिन्होंने 15 मई 1899 को दिल्ली में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू रूढ़िवाद को आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन से बचाना था। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था, यह क्या था? विधायिका में प्रवेश करना तथा इसके अंदर सरकार की कमियों को उजागर करना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में किया गया था, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना तथा मांगों के न मानने पर विधान परिषद की कार्यवाही में बाधा डालना था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात स्वराज पार्टी शिथिल पड़ गई थी। उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? तो जो आपका हो जाएगा सीर गोवर्धनपुर रविदास की जन्म स्थान है, रविदास जी का जन्म स्थान है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित सीर गोवर्धनपुर भक्ति काल के प्रसिद्ध संत रविदास के जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है। संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित संत रविदास 15वीं-16वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि संत थे। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 22 अप्रैल 2022 में रविदासियों के लिए सीर गोवर्धनपुर में एक भव्य पार्क बनाने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था? लखनऊ में। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन एवं प्रथम बैठक 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय सत्र में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष व संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा आंदोलन के प्रणेता और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी थे। 34वें क्वेश्चन पे लेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम क्या रख दिया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड ऐतिहासिक घटना का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ज्ञात हो कि ब्रिटिश शासन काल में 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती की थी। इस डकैती में सरकारी खजाने के बंदूक, बम और गोला बारूद को लूटा गया था। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद खत्री एवं मनमथ नाथ गुप्त को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में तथा राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। 35वें क्वेश्चन चलेंगे, 4 सिरों वाले शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है डैश में स्थित है? तो यह स्थित है आपका सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है सारनाथ वाराणसी में स्थित है। अशोक ने सारनाथ में एक हिंदू शीर्ष प्रस्तर स्तंभ बनवाया था। यह मौर्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे ही रान चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? तो यह अयोध्या अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी वाला। देखिए, दिए गए प्रश्न के विकल्प में धनदेव के अयोध्या अभिलेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। किसकी हत्या करके? मौर्य शासक बृहद्रथ की। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है। 37 पर चलेंगे, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मतलब जब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था हुआ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का नेतृत्व किया था।
प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो यह जो थे हरिदास अकबर के समकालीन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास 1480 से 1573 एक आध्यात्मिक कवि और शास्त्रीय संगीतकार थे। यह मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 के समकालीन थे। इनका जन्म जो है 1480 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे जो निम्बार्क मत की एक शाखा है। इसमें भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मानकर उनकी उपासना तथा सेवा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर बुद्ध निर्माण के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में शाह के कुल में हुआ था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार में थे? तो तानसेन किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर के। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। तानसेन की जन्म तिथि के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वानों के मतानुसार ग्वालियर से 28 मील दूर बेहट नामक एक छोटे से गांव में तानसेन का जन्म 1506 ईसा पूर्व में हुआ था। अकबरनामा और आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल के अनुसार तानसेन की मृत्यु 26 अप्रैल 1589 में आगरा में हुई थी। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला राजीव गांधी जो हो जाएंगे। इनका जन्म जो है प्रयागराज में नहीं हुआ। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे मुंबई में हुआ था। 40 साल की उम्र में राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक दुखद बम विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म जो हुआ है कहाँ हुआ है? ये प्रयागराज में हुआ है। परमहंस योगानंद का जन्मस्थान का नाम बताइए। तो परमहंस योगानंद का जन्मस्थान जो है गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1993 को गोरखपुर में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ। उनका मूल नाम मुकुंदलाल घोष था। वह इनकी प्रसिद्ध कृति है एक योगी की आत्मकथा। ठीक है, परमहंस योगानंद कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। कब हुआ था? 5 जनवरी 1993 को। मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था? तो इन्होंने जो है राम बाग स्थापित नहीं किया था। बाकी जो है जहांगीर महल, आगरा किला और अकबर किला जो है अकबर ने स्थापित किया। मुगल शासक अकबर द्वारा राम बाग को स्थापित नहीं किया गया था। बाद में राम बाग शैली का निर्माता बाबर है। कौन है? राम बाग बाबर का, जिसने आगरा में 1528 ईस्वी में राम बाग का निर्माण कराया। राम बाग 1528 में आगरा में। आगरा के किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया। साथ ही आगरा किला और अकबर का किला भी अकबर द्वारा ही बनवाया गया। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है। यह कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है। यह आगरा में स्थित है। शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण राजा जसवंत सिंह ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल में यहां अमर सिंह के शव के साथ उनकी पत्नी हाड़ा रानी सती हुई थी। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। तो आगरा की मोती मस्जिद जिसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आगरा किले के भीतर स्थित मोती मस्जिद मुगल की वास्तुकला की उत्कृष्टता का एक उदाहरण है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई इस मस्जिद को अक्सर मोती जैसी दिखने वाली इसकी बनावट के कारण मोती मस्जिद नाम से जाना जाता है। आगरा किले में दीवाने खास परिसर के उत्तर में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपने दरबार के सदस्यों के नमाज अदा करने के लिए करवाया गया था।
2009 में उत्तर प्रदेश के डैश में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी, और यह स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आलमगीरपुर। ठीक है, यानी 2009 में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मेरठ में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने आगरा को ध्वस्त करने का कार्य किया कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिम भारत तक ही सीमित थी, तथा इस खोज ने यह भी सिद्ध किया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार संपूर्ण प्रायद्वीप पर था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो वह जाएगा धमेक स्तूप, ऑप्शन नंबर बी। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ स्थित धमेक स्तूप के स्थान पर सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा प्रदान की जाती है। निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन की जो थी राजधानी आपकी हो जाएगी मथुरा, ऑप्शन नंबर डी। सूरसेन मथुरा, वज्जी वैशाली, अंग चंपा, काशी, वाराणसी। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी डैश बौद्धों के लिए पवित्र है क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है। तो प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। देखिए, प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह बौद्ध धर्म का एक कौन सा पवित्र स्थल है। बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय श्रावस्ती में बिताया और यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के कई महान चमत्कार किए। सूची यहाँ दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लखनऊ कौन सा हो जाएगा? तो लखनऊ हो जाएंगे बेगम हजरत महल। ठीक है, कानपुर, नाना साहेब, बरेली और फैजाबाद। तो बरेली हो जाएगा आपका खान बहादुर खान, और फैजाबाद मौलवी लियाकत कौन हो जाएगा? मौलवी अहमद उल्लाह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? तो कौशल की श्रावस्ती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महाजनपद काल में कौशल महाजनपद के उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिण कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत अयोध्या थी। ठीक है, यहाँ का प्रसिद्ध जो है राजा प्रसेनजीत था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षाकाल श्रावस्ती में ही बिताया था। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी किसने? मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतेह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो फतह जो है फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश के आगरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी नगर की विजयनगर का नगर भी कहा जाता है। सीकरी नगर को विजयनगर भी कहा जाता है। यह इस नगर के नाम का प्रमुख शब्द फतह यानी फारसी से उद्धृत है, जिसका अर्थ है विजय होता है। मुगल काल में बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी ने साम्राज्य की राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। मुगल काल में निर्मित यहाँ की प्रमुख इमारतें जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, इबादत खाना आदि हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो मैंने जो है इतिहास से लगभग 53 क्वेश्चन कराए और उससे पहले भी मैंने 30-40 क्वेश्चन कराए, तो लगभग 90-95 क्वेश्चन आप लोग के हो गए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर किया करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को मिलती रहे, क्योंकि यूपी जीके और कंप्यूटर की भी क्लास यहाँ पे होती है, ताकि आप लोग को यूपी SSC ASI जो भी एग्ज़ाम यूपी के होते हैं जहाँ यूपी जीके पूछा जाता है, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ,
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।